उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। व्यावसायिक वित्त के अर्थ को समझने में, वित्तीय प्रबंध के अर्थ की व्याख्या करने में, हमारे उपक्रमों में वित्तीय प्रबंध की भूमिका की व्याख्या करने में, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य तथा उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसकी विवेचना कर सकने में, वित्तीय नियोजन के अर्थ एवं महत्व को समझने में, पूंजी संरचना के अर्थ को व्यक्त करने में, पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने में। व्यावसायिक वित्त व्यवसाय की गतिविधियों को समय पर वित्त पोषित किए बिना व्यवसाय कार्य नहीं कर सकता। व्यवसाय द्वारा अपनी विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने के लिए निधियों की आवश्यकताओं को व्यावसायिक वित्त कहा जाता है। वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध का संदर्भ सरल रूप से वित्त के प्रबंधन से होता है। ये विभिन्न स्रोतों से निधि प्राप्त करने और उसके बेहतर उपयोग की संगठनात्मक व्यवस्था होती है। वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्त का उचित प्रबंधन व्यवसाय का मेरुदंड होता है और ये व्यवसाय के प्रत्येक क्षेत्र में प्रदर्शित होता है और लाभप्रदता के साथ इसका सीधा संबंध होता है। वित्तीय नियोजन। वित्तीय प्रबंध व्यापार संबंधी प्रयोजन की वित्तीय आवश्यकता निर्धारित करने में सहायता करता है और उस प्रयोजन के लिए वित्तीय नियोजन करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। वित्तीय नियोजन व्यावसायिक प्रयोजन का महत्वपूर्ण भाग है जो उद्यम के संवर्धन में सहायता करता है। निधियों का अधिग्रहण। वित्तीय प्रबंध में व्यावसायिक प्रयोजन के लिए आवश्यक वित्त का अधिग्रहण समाविष्ट होता है। आवश्यक निधियां प्राप्त करना वित्तीय प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें न्यूनतम लागत पर वित्त का संभावित स्रोत समाविष्ट होता है। निधियों का उचित उपयोग। निधियों के उचित उपयोग और आवंटन से व्यावसायिक प्रयोजन की प्रचालनगत कुशलता में सुधार होता है। जब वित्त प्रबंधक निधियों का उचित रूप से उपयोग करता है, तो वे पूंजी की लागत को कम कर सकती हैं और कंपनी के मूल्य को बढ़ा सकती हैं। लाभप्रदता में सुधार। प्रयोजन की लाभप्रदता विशुद्ध रूप से व्यापारिक प्रयोजन की प्रभावशीलता और निधियों के उचित उपयोग पर निर्भर होती है। वित्तीय प्रबंध बजटीय नियंत्रण, अनुपात विश्लेषण और लागत परिमाण लाभ विश्लेषण जैसे मजबूत वित्तीय नियंत्रण उपकरणों सहायता से प्रयोजन की लाभप्रदता की स्थिति में सुधार करता है। अधिकतम लाभ की प्राप्ति। वित्तीय प्रबंध का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करना होता है, जिसे अधिकतम लाभ की अवधारणा कहा जाता है। वित्तीय निर्णय। वित्तीय प्रबंध निर्णय। वित्तीय प्रबंधन 3 प्रमुख क्षेत्रों जैसे निवेश, वित्तीयन
और लाभांश के निर्धारणों के साथ जुड़ा हुआ है। ये इन 3 प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण करता है और इन समस्याओं के लिए समाधान खोजता है। वित्तीयन संबंधी निर्णय। ये निर्णय विभिन्न दीर्घकालिक स्रोतों से जुटाए जाने वाली वित्त की मात्रा के विषय में होते हैं। ये वित्त के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों की पहचान को समाविष्ट करता है। ये निर्णय लागत, जोखिम, प्रवर्तन लागत, स्थिर संचालन लागत आदि जैसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के बाद लिया जाएगा। वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक। वित्तीय निर्णय प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। उनके कुछ महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा नीचे की गई है। लागत। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने की लागत भिन्न भिन्न होती है। वित्तीय प्रबंधक आमतौर पर ऐसा स्रोत चुनते हैं जो सबसे सस्ता होता है। जोखिम। प्रत्येक स्रोत के साथ जुड़ा जोखिम भिन्न होता है। वित्तीय प्रबंधक कम जोखिम और अधिकतम प्रतिफलों वाले स्रोतों को वरीयता देते हैं। प्रवर्तन लागत। प्रवर्तन लागत वित्त जुटाने से संबद्ध लागत होती है। उच्च फ्लोटिंग लागत वित्त की लागत में वृद्धि करेगी। कंपनी की नकदी प्रवाह स्थिति। नकदी प्रवाह की स्थिति ये निर्धारित करती है कि किस प्रकार की निधियां जुटाई जानी हैं। मजबूत नकदी प्रवाह की स्थिति इक्विटी के माध्यम से वित्तीयन की तुलना में ऋण वित्तीयन को अधिक व्यवहार्य बना सकती है। स्थिर प्रचालन लागतें। यदि किसी व्यवसाय की प्रचालन लागतें स्थिर हैं, तो इसे स्थिर वित्तीयन लागतों को कम करना होगा। इसलिए न्यून ऋण वित्तीयन बेहतर होता है। इसी प्रकार यदि स्थिर प्रचालन लागत कम है, तो अधिक ऋण वित्तीयन को वरीयता दी जा सकती है। नियंत्रण संबंधी विचार। अधिक इक्विटी के मुद्दे व्यवसाय पर प्रबंधन का नियंत्रण कम कर सकते हैं। ऋण वित्तीयन का ऐसा कोई निहितार्थ नहीं होता है। अधिग्रहण की बोली से डरने वाली कंपनियां इक्विटी की तुलना में ऋण को पसंद करेंगी। निवेश संबंधी निर्णय। निवेश संबंधी निर्णय का संबंध विभिन्न परिसंपत्तियों में फर्म की निधियों का निवेश किए जाने की पद्धति से होता है। किसी फर्म के संसाधन उनके उपयोग की तुलना में बहुत सीमित होते हैं। इसलिए फर्म को ये चयन करना होता है कि वो संसाधनों का निवेश कहाँ करें, ताकि वे उनसे निवेशकों के लिए अधिकतम संभव प्रतिफल अर्जित किया जा सके। निवेश संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। निवेश संबंधी निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करने से पहले विभिन्न प्रकार के कारकों पर विचार करना पड़ता है। हम इन्हें 3 प्रमुख शीर्षकों में वर्गीकृत कर सकते हैं और नीचे दिए गए प्रकार से उन पर चर्चा कर सकते हैं। परियोजना के रोकड़ प्रवाह। किसी कंपनी का निवेश संबंधी निर्णय उसके रोकड़ प्रवाह पर निर्भर होता है। ये रोकड़ प्रवाह किसी निवेश की अवधि के दौरान रोकड़ प्राप्तियों एवं भुगतानों की श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। पूंजीगत बजटीय निर्णय पर विचार करने से पूर्व इन रोकड़ प्रवाहों के परिमाण का विश्लेषण
सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिफल की दर। प्रतिफल की दर किसी विशेष निवेश से अपेक्षित प्रतिफल का परिमाण होती है। निवेश संबंधी निर्णय में विचार करने योग्य सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रतिफल की दर होती है। यदि किसी निवेश से अपेक्षित प्रतिफल संतोषजनक नहीं होता है, तो इस प्रकार की निवेश योजना के साथ आगे बढ़ना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होता है। ये परिकलन प्रत्येक प्रस्ताव से अपेक्षित प्रतिफलों तथा समाविष्ट जोखिम के आकलन पर निर्भर होते हैं। समाविष्ट निवेश मानदंड। किसी विशेष परियोजना में निवेश करने का निर्णय निवेश की राशि, ब्याज दर, रोकड़ प्रवाहों और प्रतिफल की दर आदि के लिए विभिन्न प्रकार के परिकलनों को समाविष्ट करता है। निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करने की विभिन्न तकनीकें हैं, जिन्हें पूंजीगत बजटन तकनीक कहा जाता है। किसी विशिष्ट परियोजना का चयन करने से पूर्व प्रत्येक प्रस्ताव के लिए इन तकनीकों को लागू किया जाता है। लाभांश से संबंधित निर्णय। लाभांश लाभ का वो भाग है जो शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। इस निर्णय में ये शामिल रहता है कि कंपनी द्वारा उपार्जित किया गया कितना लाभ शेयरधारकों को वितरित किया जाना है और इसका कितना अंश व्यवसाय में बनाए रखना है। लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक। लाभांश निर्णय विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद वित्तीय प्रबंधन द्वारा लिया जाता है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण की चर्चा नीचे की गई है। उपार्जन का परिमाण। लाभांशों का वितरण कंपनी के लाभ में से किया जाता है। इसलिए उपार्जन लाभांश के विषय में निर्णय का प्रमुख निर्धारक होता है। उपार्जन का स्थायित्व। यदि किसी कंपनी का कोई स्थायी उपार्जन नहीं है, तो ये उचित तरीके से लाभांश का वितरण नहीं कर सकती। स्थायी उपार्जन के परिणाम स्वरूप लाभांश में बढ़ोतरी होगी। लाभांश का स्थायित्व। लाभांश का स्थायित्व लाभांश संबंधी सामान्य नीति पर निर्भर करता है। लाभांश में वृद्धि करने का निर्णय सामान्य रूप से उस समय किया जाता है जब ये विश्वास हो जाता है कि उनके उपार्जन की क्षमता बढ़ गई है, न कि केवल इसी वर्ष का उपार्जन बढ़ा है। समवृद्धि सुयोग। लाभांश का विकास के अवसरों से सीधा संबंध होता है। ऐसी कंपनियां जिनके विकास के अवसर बेहतर होते हैं, वे वांछित निवेश का वित्त पोषण करने के लिए अपने उपार्जन में से अधिक धन प्रतिधारित कर लेती हैं। विकसित कंपनियों में लाभांश की राशि अपेक्षाकृत उन कंपनियों से अधिक होती है जो विकसित नहीं हो पाई हैं, अर्थात जो आशानुकूल उन्नति का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई हैं। रोकड़ प्रवाह स्थिति। लाभांश में रोकड़ का बहिर्निगम निहित होता है। एक कंपनी लाभार्जन कर रही होती है, लेकिन उसमें रोकड़ की कमी हो सकती है। कंपनी द्वारा लाभांश घोषित करने के लिए उसके पास पर्याप्त मात्रा में रोकड़ का होना आवश्यक होता है। शेयरधारकों की वरीयता। लाभांश की घोषणा करते समय शेयरधारकों की वरीयता
एवं उनकी रुचि का सदैव ध्यान रखा जाता है। यदि सभी शेयरधारकों की ये इच्छा है कि कम से कम कुछ राशि लाभांश के रूप में भुगतान की जाए, तो कंपनियां सामान्यतः लाभांश की घोषणा कर सकती हैं। वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन ऐसा विवरण है जिसमें पूंजी के परिमाण एवं उसकी संरचना का निर्धारण किया जाता है। आवश्यक निधियों की मात्रा व्यवसाय की परिसंपत्ति संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर होगी। निधियों की आवश्यकता के समय को सावधानी पूर्वक निर्धारित किया जाएगा ताकि वित्त ऐसे समय जुटाए जाएं जब उनकी आवश्यकताएं हों। वित्तीय नियोजन का महत्व। स्वास्थ्य वित्तीय नियोजन किसी भी व्यावसायिक उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है। इसकी आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव की जाती है। इष्टतम निधियों के संग्रहण को संभव करता है। वित्तीय नियोजन निधियों की सटीक आवश्यकता का आकलन करता है, जिसका अर्थ होता है कि अपव्यय और अति पूंजीयन की स्थिति को टालना। सबसे उपयुक्त पूंजी संरचना नियत करने में सहायता करता है। निधियों की व्यवस्था विभिन्न स्रोतों से की जा सकती है और उनका उपयोग दीर्घ अवधि, मध्यम अवधि और लघु अवधि के लिए किया जाता है। उचित स्रोतों का उचित समय पर दोहन करने के लिए वित्तीय नियोजन आवश्यक होता है। वित्त का निवेश सही परियोजनाओं में करने हेतु सहायता करता है। वित्तीय योजना ये सुझाती है कि विभिन्न निवेश प्रस्तावों की तुलना करके विभिन्न प्रयोजनों हेतु निधियों का आवंटन किस प्रकार किया जाना चाहिए। प्रचालन संबंधी गतिविधियों में सहायता करता है। व्यवसाय के उत्पादन एवं वितरण कार्य की सफलता या असफलता वित्तीय निर्णय पर निर्भर करती है, क्योंकि सही निर्णय वित्त के निर्बाध प्रवाह एवं उत्पादन और वितरण के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करता है। वित्तीय नियंत्रण हेतु आधार। वित्तीय नियोजन वास्तविक आय की तुलना अनुमानित आय के साथ एवं वास्तविक लागत की तुलना अनुमानित लागत के साथ करके वित्तीय गतिविधियों की जांच करने के आधार के रूप में कार्य करता है। वित्त के समुचित उपयोग में सहायता करता है। वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त है, इसलिए वित्तीय नियोजन व्यवसाय की कॉर्पोरेट योजना का अभिन्न अंग है। सभी व्यावसायिक योजनाएं वित्तीय नियोजन की पूर्णता पर निर्भर होती हैं। पूंजी संरचना। पूंजी संरचना से आशय स्वामीगत और उधार ली गई निधि के मिश्रण से होता है। इन्हें किसी उद्यम की समता पूंजी और ऋण पूंजी के संयोजन के रूप में संदर्भित किया जाएगा। पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले कारक। पूंजी संरचना में समता और ऋण के बीच अनुपात का निर्धारण करते समय इसे प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों पर प्रबंधन को विचार करना होता है। उनकी चर्चा नीचे की गई है। रोकड़ प्रवाह स्थिति। उधार लेने से पहले अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के आकार पर अनिवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। रोकड़ प्रवाहों में केवल स्थायी रूप से रोकड़ का भुगतान के दायित्व ही नहीं होते, बल्कि उनका पर्याप्त बफर भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
शेयर बाजार की स्थितियां। अगर शेयर बाजारों में तेजी है तो इक्विटी शेयर उच्च मूल्य पर भी अधिक सरलतापूर्वक बिक जाते हैं। ऐसी स्थितियों में कंपनियों द्वारा प्रायः इक्विटी के उपयोग को वरीयता दी जाती है। निवेश पर आय ROI। यदि किसी कंपनी की निवेश पर आय ROI उच्च है तो ये अपने EPS को बढ़ाने के लिए इक्विटी पर ट्रेडिंग करने का चुनाव कर सकती है, अर्थात इसकी ऋण उपयोग करने की क्षमता अधिक होती है। ऋण की लागत। कम दर पर उधार लेने की किसी फर्म की क्षमता उच्च ऋण का परिनियोजन करने की इसकी क्षमता को बढ़ा देती है। इस प्रकार यदि श्रम को कम दर पर जुटाया जा सकता है तो अधिक ऋण का उपयोग किया जा सकता है। प्रवर्तन लागतें। संसाधन जुटाने की प्रक्रिया में भी कुछ लागतें समाविष्ट होती हैं। जहां समाविष्ट प्रवर्तन लागत होती है, वहां उच्च ऋण पूंजी वांछित हो सकती है। कर की दर। ब्याज कुल आगम में से कम किया जाने वाला व्यय होता है, इसलिए ऋण की लागत कर दर से प्रभावित होती है। यदि कर उच्च हो तो ऋण अधिक आकर्षक होगा। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी। कंपनी की पूंजी संरचना को सामान्य रूप से दो विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी दोनों मिलकर किसी संगठन की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्माण करती हैं। स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का संदर्भ दीर्घकालिक परिसंपत्तियों जैसे कि संयंत्र, मशीनरी, बिल्डिंग आदि में निवेश से होता है। इस प्रकार निवेश की गई राशि की प्रकृति दीर्घावधिक होती है और इसलिए इसे अन्यथा दीर्घावधिक पूंजी या स्थायी पूंजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी पूंजी की वो मात्रा होती है जो दैनिक व्यवसाय में प्रचलित होती है। ये संगठन की वर्तमान परिसंपत्तियों एवं वर्तमान देयताओं के बीच अंतर होता है। स्थिर पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले कारक। स्थिर पूंजी की आवश्यकता कई कारकों पर निर्भर करती है। उनमें से महत्वपूर्ण की चर्चा नीचे की गई है। व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति का स्थिर पूंजी की आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारिक प्रयोजन को विनिर्माण संगठन की तुलना में स्थिर पूंजियों में कम निवेश की आवश्यकता होती है। संक्रिया के मापदंड। संगठन का आकार इसकी स्थिर पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। बड़े पैमाने पर संचालित एक संगठन को बड़े संयंत्र, अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और इसलिए छोटे संगठन की तुलना में स्थिर उच्च निवेश की आवश्यकता होती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन। जब प्रौद्योगिकी उन्नत होती है तो कुछ परिसंपत्ति अनुपयोगी हो जाएंगी और इस प्रकार की परिसंपत्ति को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसे मामलों में स्थायी परिसंपत्तियों में उच्च निवेश की आवश्यकता हो सकती है। विकास की संभावनाएं। किसी संगठन की उच्चतर वृद्धि के लिए
स्थायी परिसंपत्तियों में सामान्यतः उच्चतर निवेश की आवश्यकता होती है। यद्यपि ऐसी वृद्धि की अपेक्षा होती है, लेकिन कोई कंपनी प्रत्याशित उच्च मांग की शीघ्रतापूर्वक पूर्ति करने के लिए उच्च क्षमता निर्मित करने का चयन कर सकती है। वित्त पोषण विकल्प। विकल्पों की उपलब्धता का पूंजीगत आवश्यकताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जब पट्टे पर लेने के लिए भवन व परिसर उपलब्ध हों, तो भवन में लंबे समय हेतु निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और इससे स्थायी पूंजी आवश्यकताओं में कमी होगी। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वित्तीय प्रबंध को वित्त के प्रबंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये विभिन्न स्रोतों से वित्त प्राप्त करने और उसके बेहतर उपयोग की संगठनात्मक व्यवस्था है। व्यवसाय के स्थापन, संचालन, आधुनिकीकरण, विस्तार करने अथवा विविधीकरण करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंध मुख्य रूप से 3 मुख्य क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित होता है, जैसे निवेश, वित्त पोषण, लाभांश निर्धारण। निवेश संबंधी निर्णय विभिन्न परिसंपत्तियों में कंपनी की निधियों का निवेश करने और उन निवेशों के लिए यथासंभव उच्च प्रतिफल प्राप्त करने की कार्य पद्धति से संबंधित होते हैं। लाभांश शेयरधारकों को वितरित किया जाने वाला लाभ का एक अंश होता है। वित्तीय योजना पूंजी की मात्रा का आकलन और उसकी संरचना का निर्धारण करने वाला विवरण होता है। स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात स्वामी की निधि और उधार ली गई निधि। पूंजी संरचना का संदर्भ स्वामी की निधि और उधार ली गई निधि के बीच मिश्रण से होता है।